जिस अंदाज से बाबर को हटाया गया, मैं उसके खिलाफ हूँ। पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर जो था बाबर और रिजवान, ये इकट्ठे इनका नाम लेती है इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी। पहले भी पाकिस्तान हारा है, लेकिन इस बार हमने देखा कि बॉलर्स ने थोड़ा ये तो इज्जत से आ रहा है। आपका मतलब कहने का ये है? कभी सुना है आपने ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर की कोई रिपोर्ट लीक हुई हो, या हमारे नेबरहुड में किसी की लीक हुई? हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमारे साथ जो क्रिकेट की पर्सनालिटी मौजूद हैं, वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी थे, और मेरा ख्याल है ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट ब्लॉगिंग के पायनियर हैं। रमीज़ राजा हमें ज्वाइन करें। रमीज़ भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। ये बताएं कि सर्दी इंजॉय कर रहे हैं लाहौर की? हाँ है, ठंड है, मेरी उम्र में ज़्यादा लगती है। नहीं, आप अभी यंग हैं। आपके ख्याल से वैसे बाल मेरे आपसे ज्यादा है। हाँ, ये इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि यंग। अच्छा, ये बताएं रमीज़ भाई कि जो अभी पाकिस्तान की जो चल रही है क्रिकेट, हाँ। रिसेंटली पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया टेस्ट सीरीज, कैसा देखते हैं आप इस सारी परफॉर्मेंस को? स्पेशली एक नई जो है मैनेजमेंट थी, शान मसूद की कैप्टनसी। डिसअपॉइंटमेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वो पुरानी टीम या पुराने प्लेयर्स नहीं हैं जहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन टैलेंट के अगेंस्ट एक्सपोज ना हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि डग आउट इन्वायरमेंट आज इंटरनेशनल हो गई है, और आपको पता है कि वार्नर के प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं, या ऑस्ट्रेलियंस का माइंडसेट क्या है। मगर रिजल्ट अगर आपको पिछले 10 साल के ही मिलने वाले हैं तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर पीढ़ी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें गलत प्रूव करें, और जो एक रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसको ठीक करें। तो इस लिहाज से डिसअपॉइंटमेंट थी। लेकिन ओवरऑल मतलब पहले भी पाकिस्तान हारा है, लेकिन इस बार हमने देखा कि बॉलर्स ने थोड़ा ये तो इज्जत से आ रहा है। आपका मतलब कहने का ये है? थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि तो हाँ, जिस देखिए तरह ना, के ये जो माइंडसेट है ना, ये बड़ा डेंजरस है। क्योंकि हम मिडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम डिफीट को एक नए रंग में प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि खतरे से खाली नहीं है। सो बॉटम लाइन क्या है? आप 3-0 से हारे। बॉटम लाइन ये है कि आपके मैच फिर भी 4 दिन में ख़त्म हुए हैं। बॉटम लाइन ये है कि कई दफ़ा आप ऐसी पोजीशन में थे जहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकते थे, आपने नहीं किया। सो ये रिफ्लेक्शन है ऑफ आवर माइंडसेट, ऑफ आवर फर्स्ट क्लास सिस्टम, ऑफ हाउ फार बैक वी आर कंपेयर टू आवर नेबर्स। फॉर एग्जांपल, इंडिया जब जाती है तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया एक सरप्राइज एलिमेंट वहाँ पे क्रिएट करेगी। पाकिस्तान के साथ ये पहले ये गिवन है कि हम हार के ही आएंगे। अच्छा रमेश भाई, आपने बात की फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर की। इस सीजन हमने देखी जो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में, कि जिस तरह आमिर जमाल की परफॉर्मेंस थी और खुरम शहजाद थे, ये उस फर्स्ट क्लास सिस्टम का हिस्सा थे जो कि 2019 में चेंज हुआ था। पिचेस को चेंज किया गया, बॉल्स चेंज की गई, तो अब दोबारा जो है उसी सिस्टम को जो है वो चेंज किया जा रहा है। तो ये इतनी ज़्यादा चेंजेस है, आपको लगता है कि परफॉर्मेंस या प्लेयर की जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो सकती है? होती है, इसलिए कि आप देखिए ना, जो एक तरह से टर्बुलेंस आप कह लें, या जो झटके पड़ते हैं ना फर्स्ट क्लास सिस्टम को बदलने के हिसाब से, या अपनी नई सोच जो लेके आते हैं, उससे प्लेयर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि ये क्योंकि ऊपर टर्बुलेंस है तो हमारा भी जो फ्यूचर है वो अनसर्टनिटी में घिर जाता है। पहले तो एक कामनेस चाहिए। देखें, जो एक्सीलेंस अचीव करनी है उसमें कंटिन्यूटी है, कामनेस है, उसमें कोई लॉन्ग टर्म आपके प्लान्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। होता क्या है कि हर क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली के बाद एक नई सोच आती है, जो कि जिनके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स तो वैसे ही नहीं होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और शॉर्ट टर्म में आप अपनी सीट बचाने के चक्कर में और पॉलिटिक्स खेलते हैं, और इस पॉलिटिक्स से फिर क्रिकेट का जो एक ब्रांड है वो बर्बाद हो जाता है। अच्छा रमीज भाई, जिस तरह आप भी रिसेंटली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि पीसीबी के चेयरमैन थे, तो आपने भी काफ़ी इस तरह के डिसीजंस लिए हैं। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके कौन से ऐसे मतलब कि फैसले थे जिनको कि आप समझते हैं कि ये एक चीज़ थी जो कि कंटिन्यू करनी चाहिए थी, या मैंने जो है वो एक अच्छी चीज़ की, या एक अच्छा जो है वो स्टेप था? देखिए, पाकिस्तान जूनियर लीग मैं समझता हूँ हमारा फ्यूचर है। इसलिए फ्यूचर है कि वाइट बॉल क्रिकेट जो है वो हमारे एक सिस्टम में बसी हुई है, हमारे डीएनए का एक हिस्सा है, स्ट्रॉन्ग एक विनियर है। और क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, जब आप बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, बच्चों को एक आप ख्वाब दे रहे हैं, बच्चों को एक लाइवलीहुड दे रहे हैं, और हमें ये पता है कि आपको फ्रेशनेस चाहिए इस पूल ऑफ जो हमारा टैलेंट है। आपको नए प्लेयर्स को एंगेज करना है, आपको उनको तैयार होके और अपने सिस्टम में लेके आना है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये कि आप इतना अच्छा एक इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड का टूर्नामेंट करवाएं अंडर 19s के लिए, जो कि कम्पिटिटिव है, जिसमें पैसे हैं, जो कि हमारी एक फॉर्मेट को एड्रेस करेगा। चले टेस्ट क्रिकेट के लिए तो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट में होते हैं, और उसमें आई थिंक इसको ये परसू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडर 19 का वर्ल्ड कप होता है। आप देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में T20 का तड़का लग रहा है। आप देख रहे हैं कि 4 डे में भी अब आप जब खेलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो आपको एक सर्टन रन रेट से खेलना है। तो इसका मकसद क्या है कि गेम का जो एक कैनवस है वो चेंज हो रहा है, और इसमें अब किसी के पास टाइम नहीं है बोर्डम के हिसाब से। इसके पास आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के पास कि वो अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर सकें, अपने टैलेंट को खींच सकें, और वो T20 का जो एक सिस्टम है जो कि बच्चों के लिए था इंगेज, मैं समझता था कि होना चाहिए था, वो ख़त्म करके बहुत बड़ी ज़्यादती की है। दूसरा, फर्स्ट क्लास सिस्टम में मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिसिप्लिन लेके आना है। सो मैंने क्या किया था कि दो बाहर के कोचेस लेके आया था जो कि काउंटी के कोचेस थे, ताकि एक नया हम इसमें मसाला डाल सकें, एक नए अंदाज से अपनी फर्स्ट क्लास सिस्टम में हम कोई प्रोफेशनलिज्म लेके आ सके, क्योंकि फिर वो अपने ट्रेनर भी लाते हैं, फिर उनको पता है, आपको पता है वर्क एथिक जो है वो उनका माइंडसेट भी आता है स्ट्रॉन्ग है। फिर एक वो असेसमेंट बड़ी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से करते हैं, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो पैरोकियल नहीं होता उनका माइंडसेट, लाहौर वर्सेस कराची के चक्कर में नहीं घिरते हैं। सो आपको फर्स्ट क्लास जो है वो उस लिहाज से आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। पिचेस जो हैं आपको हाइब्रिड पिचेस लेके आनी है, जो मैं करना चाह रहा था, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो जितनी भी लीग क्रिकेट हो रही है इंग्लैंड की जो 100 है वो हाइब्रिड पिचेस पे हो रही है, इनकी फ़र्स्ट क्लास हाइब्रिड पिचेस पे हो रही है। सो पाकिस्तान में ना सिर्फ फर्स्ट क्लास लेवल पे हाइब्रिड पिचेस होनी चाहिए, बल्कि जो आपकी जो शारग है, जो कि क्लब क्रिकेट है, और क्लब क्रिकेट इसलिए दबाव में है क्योंकि एक तो वीकेंड्स पे ये दे देते हैं, टेनिस बॉल के टूर्नामेंट्स यहाँ करवा देते हैं ताकि इन्होंने पैसे बनाने होते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए उस ग्राउंड की। दूसरा, पिचेस है ही नहीं है। सो जब पिच नहीं होगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हम उन पिचेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे। सो हमारी जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे कोचिंग स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करना है, रिविज़िट करना है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं ना 10 साल के, 12 साल के, जहाँ आपकी आदतें पक्की होती हैं, वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा रमेश भाई, आपने बात की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट की भी। अभी आप टेस्ट क्रिकेट को कैसा देख रहे हैं, मतलब किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? स्पेशली जो हमने रिसेंटली देखा कि साउथ अफ्रीका अपनी लीग की वजह से एक सेकंड स्ट्रिंग टीम भेज रहा है न्यूजीलैंड, एंड देन इवन पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी का टेस्ट क्रिकेट में रेस्ट करना, ये पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा पाकिस्तान में। देखिए, ये इसके लिए मैं हमेशा से ये, और आईसीसी पे भी बात की है, हम एमसीसी क्रिकेट कमेटी में भी मैंने आवाज़ उठाई कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है ये एक विंडो दें आप, 2 साल की नहीं, ये 4 महीने की दें, जब बाकी सब चीज़ें बंद हो जाएं और टेस्ट क्रिकेट पे फोकस हो। टेस्ट क्रिकेट पे फोकस होगा तो स्पॉन्सरशिप आपको उसी में मिलेगी, उस 4 महीने की विंडो में। फिर वो जो स्पॉन्सर्स हैं वो वेट नहीं करेंगे कि चलो ये 1-2 टेस्ट हैं उसके बाद हमने T20 में मसाला और अपना पैसे डालने हैं, सो हमें वहाँ से मिल जाएगा। सो स्पॉन्सरशिप भी आप एक तरह से कंटेन कर लें टेस्ट क्रिकेट के लिए। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये इसमें क्रिकेट बोर्ड्स को समझना है कि आपकी जो एक तरह से लाइफलाइन है वो टेस्ट क्रिकेट है, उसमें पैसे लेके आने हैं। उसमें हर क्रिकेट बोर्ड को ये ज़रूरी है कि उसमें प्लेयर्स को एंगेज करने के लिए पैसे दे, और इसलिए कि अब आपके पास ऑप्शंस हैं, लीग क्रिकेट के ऑप्शंस हैं। आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की है, देखिए T20 जो है वो उस हिसाब से एक इंस्टेंट स्टारडम की एक रेसिपी आपके पास। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में आपको एक माइलस्टोन आप जो अचीव करते हैं वो ताहयात रहते हैं, मगर ये सीजनल फ्लेवर के लिए T20 जो क्रिकेट है एक तो वो प्रेफर्ड ऑप्शन है। दूसरा, वहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो बड़ी टॉप क्लास की है। सो ये क्रिकेट बोर्ड्स में कई दफ़ा जो मैनेजमेंट है वो इतनी मीडियोकर होती है कि प्लेयर कहता है मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे गारंटी के साथ 20 दिन का मैं काम करता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे रेड कारपेट बिछाते हैं, हाँ तगड़ा काम करवाते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे आई गो बैक होम सेटिस्फाइड। और मुझे कोई खिचखिच नहीं है, मेरी सिलेक्शन के ऊपर पंगे नहीं है, मुझे PR नहीं बनानी है, मुझे कप्तान के पाँव धो के नहीं पीने हैं, मुझे क्रिकेट बोर्ड से नहीं टकराव लेना, इसलिए कि वो अनरीजनेबल होते हैं। एक इंप्रेशन ये भी है प्लेयर्स का। सो क्रिकेट बोर्ड के जो अब 2-3 टियर्स के ऊपर जो मुकाबले हैं, एक तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन लीग्स की मैनेजमेंट को मैच करना है, मीनिंगफुल टेस्ट क्रिकेट, तीसरा पैसा, और चौथा इज्जत। आप प्लेयर्स को इज्जत देंगे, प्लेयर्स आपको इज्जत देंगे। ये नहीं हो सकता कि इब्रार की जो एक जो मेडिकल रिपोर्ट है वो लीक हो जाए और उसमें प्लेयर को रगड़ा मिल जाए कि जी इन्होंने अपने ख्याल नहीं किया, इसलिए जो है ये
इस हालत में हमारा कोई लेना देना नहीं। ये कभी सुना है आपने ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर की कोई रिपोर्ट लीक हुई हो, या हमारे नेबरहुड में किसी की लीक हुई? ये प्लेयर्स के साथ प्लेयर्स को बेइज्जत करने का एक तरीका है, जो कि इसलिए आपकी फिर वफादारियां जो है ना वो बढ़ जाती हैं। फिर वो कहते हैं हमें कुछ नहीं लेना देना, जहां हमारी इज्जत नहीं है हम नहीं खेलेंगे। रमीज भाई, जिस तरह आपने ये बात की कि लीग वर्सेस टेस्ट क्रिकेट, अभी अगर हम देखें पाकिस्तान में एक जो प्लेयर टेस्ट मैच खेलता है वो जिस मर्जी कैटेगरी का, इवन बाबर आजम, शाहीन, उनकी जो टेस्ट मैच फीस है वो $4500 है, जो कि अगर आप 10 मैचेस भी खेलते हैं साल के तो $45,000 बनते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें किसी लीग के साथ तो इजीली, जिस तरह आपने बोला कि 20-25 दिन में आप कोई $2-2.5 लाख बना लेते हैं। तो ये इतनी डिस्पैरिटी जो है, इसके बाद तो लग रहा है कि शायद 4-5 साल में ऑलमोस्ट हर प्लेयर का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, अर्ली रिटायरमेंट्स हो जाएंगी। देखिए मज़हर, 2-3 चीज़ें हैं। पैसे के लिए आप ज़रूर खेलते हैं, मगर इज़्ज़त कमाने के लिए भी आप ये गेम खेलते हैं। और फिर क्योंकि आप इतने पैसे लीग से बना रहे हैं, सो आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं फिर भी टेस्ट क्रिकेट को, मैं समझता हूँ। क्योंकि देखें ना, मेरे पास ऑप्शंस है। अगर मैं वर्ल्ड कप की कमेंट्री करता हूँ, मुझे वहाँ पैसे मिलते हैं, और उसके बाद किसी और लीग में जाके मुझे उतने पैसे नहीं मिलते, तो मेरा पेट भरा होता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, यहाँ पे जाके मेरे ख्याल से इस लीग को मेरी आवाज़ की ज़रूरत है, तो मैं जाऊँगा। कई दफ़ा आपको ऐसे भी सोचना पड़ता है, मुल्क के लिए सोचना पड़ता है। बट यू राइट, इसलिए कि ये इतनी डिस्पैरिटी है कि कोई भी ये करियर आप एज एन ऑप्शन अपनाना टेस्ट क्रिकेट को बड़ा मुश्किल हो गया। ये वारे नहीं खाता है। तो इसको लेके जाना है ऊपर। देखें, इस क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत पैसे हैं, और इसमें आपको पैसे देने हैं, प्लेयर्स को देने हैं, टेस्ट क्रिकेट को रन प्रॉपरली करना है, इसकी शेड्यूलिंग, इसके लिए लड़ना है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मैचेस खेलने हैं समहाउ। क्योंकि ये जो टेस्ट क्रिकेट के जो एक शेड्यूल है ना, ये पिछले 5 साल पहले लॉक इन हो जाता है। हर 5 साल की साइकिल के बाद ऑलमोस्ट, या मुझे आइडिया नहीं है 3-4 साल या 5 साल के, तो आप सारे जो है एंगेज हो जाते हैं। सो वो बड़ी बड़ी जो है ना, और एक ऑटोमेटिक 2 टियर्स बन गए हैं आपके। सो एक टॉप टियर है जो कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड ये है, इवन न्यूजीलैंड उसमें आता है, और फिर एक लोअर टियर आ गया। सो पाकिस्तान को इस लोअर टियर से निकलना है, और वो कैसे निकलना है? अच्छी सिलेक्शन, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छे पैसे, ये चीज़ें करेंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी। अच्छा रमीज भाई, बस कुछ सवाल और। बाबर आजम के ऊपर काफ़ी देर से बात हो रही है, वर्ल्ड कप उनका कोई खास नहीं गया, T20 इंटरनेशनल्स में भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, तो ये कंसर्न है पाकिस्तान के लिए और बाबर के लिए? देखिए, जितना मैं बाबर आजम को रीड कर सका हूँ ना, जब ये लो इनका होता है ना, तो वहाँ पे बड़ी देर तक फंसे रहते हैं ये। और वो फिर एक तरह से ये अपने ऊपर ना एक मेंटल प्रेशर डाल लेते हैं। टेक्निकल वजूहात भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं समझता हूँ अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, ये आगे जब जाते हैं तो पूरा फॉरवर्ड नहीं जा रहे हैं, क्रीज से खेलते हैं, और फिर क्योंकि लेंथ देर से रीड कर रहे हैं तो वो मूवमेंट को भी फिर फंसे हुए हैं, अंदर खेलूँ बाहर खेलूँ, अंदर खेलूँ बाहर खेलूँ। सो ये पैचेस में ब्रिलियंस आ रही है अभी तक। वो ओवरऑल जो एक ब्रिलियंट पैकेज है बाबर आजम, वो हमें दिखा नहीं है। सो इनको एक तो पहले इससे बाहर निकलना है। ये जो एक लो आ जाता है ना इनमें, क्योंकि फिर ये नर्वस हो जाते हैं। और होता है हर प्लेयर के जो है वो एक तरीका होता है डील करने का लो से। मैं समझता हूँ इनको अपने फुटवर्क के ऊपर, अपनी टेक्निक के ऊपर काम करना है, और थोड़ा सा इनको टाइम क्रीज पे गुजारना है। क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि कई दफ़ा ज़्यादा शॉट्स खेल रहे हैं, एग्रेसिव भी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना। कई दफ़ा आप उसको तोड़ने के लिए ना, जो आपका लो है, अटैक करते हैं, अटैक करते हुए आउट होते हैं, तो डिफेंड करते हैं, डिफेंड करते हुए आउट होते हैं, तो फंस जाते हैं फिर आप। माहौल भी बदल गया, मैं समझता हूँ नई मैनेजमेंट आई है, नया कप्तान आया है, प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, इतनी ड्रीम्स को अपने साथ कैरी करते हैं, उसका प्रेशर है। सो ये हमें मौका देना चाहिए। देखें, ऐसे प्लेयर को माफ़ी भी तो है ना, कभी तो वो लो जाएगा। और फिर हमारे पास ऑप्शंस आप देख लेना क्या है। या तो ये हमारे एक पूल ऑफ प्लेयर्स तैयार हो रहे हो ना, कि जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जी हम इतने ही चांसेस बाबर आजम को दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। ऐसी ऑप्शन ही नहीं है। उस ऑप्शन को क्रिएट करने के लिए तो ये पाकिस्तान जूनियर लीग का कॉन्सेप्ट था। जो एक और मैंने किया था वो ये था कि जो हमारे टॉप 100 बच्चे हैं अंडर 19 के, उनको हमने एंग्रो के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। क्योंकि एंग्रो फिर इंटरनेशनल कोचेस को पैसे दे के हर साल एक तरह से फास्ट फॉरवर्ड करेगा हमारे जो 100 बेस्ट बच्चे। आई थिंक वो 3 साल का तो हुआ है, 2 साल हो गए। उससे भी मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर वो 1 साल और रह जाता है तो हमारा जो एक यंगस्टर है, वो जो एक डिफरेंस है ना, हमारा जो यंगस्टर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है वर्सेस एन ऑस्ट्रेलियन यंगस्टर, उसमें डिफरेंस होता है। सो वो डिफरेंस कम इसी तरह से आप कर सकते हैं कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स के साथ।
अच्छा रमीज भाई, पाकिस्तान की T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है न्यूजीलैंड में, और उसमें भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम और रिजवान ओपन नहीं करेंगे, तो अगर ऐसा होता है तो आप इस डिसीजन को कैसा देखते हैं? देखिए, मैं तो एग्री नहीं करूँगा, इसलिए कि दुनिया में देखें, वेदर यू लाइक इट और नॉट, एक चीज़ के ऊपर कांस्टेंट है कि जी पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर जो था बाबर और रिजवान, ये इकट्ठे इनका नाम लेती है इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी। जो पंडित्स हैं वो किस वजह से, कि हम कंसिस्टेंट रहे, हमने इनको जो भी था हमारे पास अवेलेबल पूल उसमें से पिक ये दोनों हुए, और 128 से 130 के स्ट्राइक रेट से अगर आपकी 40-45 की एवरेज है और आप स्टार्ट्स दे रहे हैं और आप बड़े मैचेस के ऊपर मुकाबले कर रहे हैं, मैं समझता हूँ छेड़खानी करने से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। या तो आपके पास एक तैयार आर्टिकल हो ना, आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज में वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं तो, या तो ऑप्शंस क्रिएट किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि देखें ना, जो बड़ी टीम्स होती हैं उनका ओपनिंग पेयर सॉलिड होता है, उनका विकेट कीपर सॉलिड होता है, उनका ओपनिंग बॉलिंग पेयर सॉलिड होता है। एक क्या मुझे कल कोई बता रहा था, 2021 में सारे आईसीसी अवार्ड्स हमने जीते थे। आपका बेस्ट प्लेयर T20 का, आपका बेस्ट टेस्ट प्लेयर शाहिन अफरीदी, आपका जो जो लास्ट दो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं वो शाहीन अफरीदी और बाबर आजम थे। हाँ, तो मेरा मकसद ये कि थोड़ी सी तो आप इनके लिए गुंजाइश निकालें ना, कि तब अगर दुनिया में ये छाए हुए थे तो अब क्यों नहीं छा सकते। सो ये हैंडल विद केयर वाला एक हमारा एक फेस चल रहा है। मुझे नहीं पता ये कितनी देर तक ये बोर्ड रहेगा, उसके बाद प्लेयर्स का क्या होता है, ये कितनी देर तक ये मैनेजमेंट रहती है इस टीम के साथ। सो इस टर्बुलेंट माहौल में जितनी कम छेड़खानी करें उतना ही बेहतर है। अच्छा रमेश भाई, आपने बात की कि उनके एवरेजेस की और स्ट्राइक रेट की, लेकिन उसमें फिर अब ये बात इंडिया में भी होना शुरू हो गई है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो आए हैं, वो अब एक मॉडर्न क्रिकेट का शायद ये मानना है कि अगर आप ज़्यादा देर इस एवरेज के ऊपर 130 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं तो इवेंचुअली आपकी टीम का नुकसान होता है। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? देखिए, मुझे ये आई मीन ज्यूरी स्टिल आउट। मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा 100 रन की पार्टनरशिप एट 128 के स्ट्राइक रेट पे, या 50 रन की पार्टनरशिप एट 200 के स्ट्राइक रेट से। उसका इम्पैक्ट क्या होता है, आपने खेल तो दिया, आपने कर दिया 200 के स्ट्राइक रेट, उसके बाद का फॉलो अप क्या है। तो ये एक आप खाने में रह के नहीं सोच सकते हैं कि जी ये दो खराब हैं, इनको चेंज कर दे तो मैच जीत लेंगे। उसके बाद नंबर 3 नंबर 4 हमारी पोजीशंस क्या हैं। तो एक तो पाकिस्तान मॉडल है ना, और एक इंटरनेशनल मॉडल है। भारत जो है ये कर सकता है ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनका पूल बहुत ग्रेट है, वो रिप्लेसेबल हैं, उनके जो सुपरस्टार्स हैं ये इतना करीब आ गए हैं, जो बेंच स्ट्रेंथ है उनकी, हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। सो हमें तो ये भी अभी पता नहीं कि 3 पे कौन खेलेगा, 4 पे कौन खेलेगा, क्या हम 2 विकेट कीपर्स खिलाते हैं, हमारी तो कॉम्बिनेशन ही नहीं ठीक बैठ रहा है अभी तक। बस इसी के ऊपर मैं फिनिश करना चाहूँगा। आपने जिस नंबर 3 की बात की, अभी अगर हम थोड़ी देर पहले चले जाएं, सिर्फ 1 साल तकरीबन T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि मोहम्मद हारिस नंबर 3 के ऊपर आ रहे थे और उन्होंने थोड़ा सा पोटेंशियल भी दिखाया पीएसएल में, 180 का स्ट्राइक रेट। 8-10 इनिंग्स बुरी गई, उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो ये रमेश भाई, पाकिस्तान में इतनी इनकंसिस्टेंट सिलेक्शंस। देखे ना, वो आपका पॉइंट है ना, आप स्ट्राइक रेट आप 200 पे जाते हैं तो बाहर हो जाएंगे। अब 200 के स्ट्राइक रेट पे आप कंसिस्टेंसी तो नहीं ले सकते ना। वो तो आपको फिर पता है कि ये फुलझड़ी है, इसने 20 रन करने हैं या 30 करने हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है इस टीम को, या उस प्लेयर को क्या फ़ायदा हुआ। उस प्लेयर को फ़ायदा नुकसान ही हुआ ना, कि उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया 180 के स्ट्राइक रेट, और हमारा फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसे प्लेयर्स को लेके आएँ। अगर आपकी प्लानिंग है, साइम अयूब है, तो फिर ये हारिस कैसे बाहर हो जाते हैं। तो ये भी तो पार्ट ऑफ द प्लान होना चाहिए ना, तो ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो सिलेक्शन है ना, ये आई फॉर टैलेंट है। ये एक तो आपको 2 बॉल जब कोई खेलता है ना नेट्स में, आपको आइडिया हो जाता है कि ये 10 साल का प्लेयर है, 1 साल का प्लेयर है, या प्लेयर ही नहीं है। सो आपको अगर टैलेंट की परखने की जांच नहीं है तो फिर आप तुक्के मारते हैं, और तुक्के मारने से फिर क्रिकेट का नुकसान होता है। सो आपको पहले डिसाइड करना है आपने करना क्या है। आपने स्ट्राइक रेट पे टीम फॉर्म करनी है, या आपने कंसिस्टेंसी पे करनी है। आपका पिछला मॉडल कितना ख़राब था। आप T20 की नंबर 1 टीम रहे हैं, और वो पाकिस्तान की गलती नहीं है कि अगर उनको मिड टीयर की टीम्स मिलती नहीं है। वर्ल्ड कप में आप फाइनल खेले ऑस्ट्रेलिया में, तो इससे बड़ी तो कोई और बात नहीं थी। इसी रिजवान और बाबर के साथ आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेले ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे कंडीशंस बड़ी टफ होती हैं। फिर आप एशिया कप का फाइनल खेले, तो कहीं ना कहीं तो ठीक काम हो रहा है ना। तो उसको जब आपके पास, जैसे मैंने कहा ना, कि या तो तैयार ऑप्शंस हैं, बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, तो फिर आप चैलेंज कर सकते हैं। जब ऐसा नहीं है तो प्ले इट सेफ। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, शाहीन अफरीदी कैप्टन बने हैं पाकिस्तान के T20 के और 2 बार पीएसएल भी जीते हैं।
तो आपको लगता है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, या शायद कंटिन्यू करना चाहिए था बाबर के साथ? देखिए मुझे इनकी फ़िटनेस की इशू है। मैं समझता हूँ कि T20 में कप्तानी कम लड़ती है। एक तो आपका गिवन मॉडल होता है, आपको पता है कि 2 ओवर पहले किससे कराने हैं, आखिरी के 2 ओवर किसने करना है, मिडल में आके कौन बॉलिंग करेगा। सो ये टेस्ट क्रिकेट की तरह कप्तानी आपकी चैलेंज नहीं होती है T20 में। मुझे सिर्फ ये है कि इनकी अपनी फ़िटनेस क्या है और इसका टीम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। देखें, एक रेगुलर कप्तान जब आप हटा देते हैं ना, तो उसके डिमेरिट्स भी होते हैं, उसके माइनस या नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलते हैं आपको। इसलिए कि एक चलता फिरता जो था, ठीक है, आप कोशिश करते हैं कि उसको ग्रेट टीम बनाना है या ग्रेट प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए आप चेंजेस करते हैं। सो जिस अंदाज से बाबर को हटाया गया, मैं उसके खिलाफ हूँ। ये इंट्रीग करके और पॉलिटिक्स करके ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप पैगाम पहुँचा रहे हैं और आप इंडिकेशंस आप ये दे रहे हैं कि आप जो है वो इस्तीफ़ा दे दें या आप चले जाएं। ये इसी वजह से प्लेयर्स बददिल होते हैं क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। और इसी वजह से मैनेजमेंट को बहुत टॉप क्वालिटी की मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर जो जो उनके साथ एंगेजमेंट है ना, प्लेयर्स का ईगो इश्यूज़ हैं। प्लेयर्स कहते हैं कि जी हम ब्लैक एंड वाइट सिस्टम से ऊपर आते हैं, हमारे साथ 2 नंबरी क्यों कर रहे हैं? हमें सीधा-सीधा बताएं आपका प्लान क्या है। तो ये चीज़ें जो है ना, इस वजह से होता है। मैं समझता हूँ कि अब कप्तानी के हिसाब से देखना उनकी फ़िटनेस कैसी है, और दूसरा ये कि अगर डायरेक्शन वो बदल के लेते हैं तो फिर ही ऐसी चेंज का फ़ायदा होता है। अगर आप कप्तान बदल देते हैं और आपका मॉडल वही पुराने वाला है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो आप अगर आए हैं तो फिर आप अपने हिसाब से कप्तानी करें, अपने हिसाब से टैलेंट को आइडेंटिफ़ाई करके और उसे खिलाएँ फिर। चलें रमीज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो आई होप कि आप आगे भी लाहौर की सर्दी को जो है इसी तरह एंजॉय करते रहें। बहुत मेहरबानी है, आप स्वेटर पहन के आना अगली दफ़ा। थैंक यू। Hi everyone, this is Rohan Nadeem. Please subscribe to CrickVic's YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any latest updates and content from us.